नमस्कार और जय हिंद। देश के पहले ग्लोबल मल्टीकास्ट न्यूज हब लाइव टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया और आप देख रहे हैं खबर ठोक के। खबरों की भीड़ में और फेक न्यूज के भरमार के बीच हमारा मकसद है आपको सत्य पर आधारित सूचना देना और तथ्य पर आधारित विश्लेषण करना। आपके लगातार मिल रहे संदेश हमें भरोसा दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि हमारा मिशन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। हमारा वादा है कि नए दौर में नए अंदाज के बीच हमारी सच्ची पत्रकारिता जारी रहेगी। खबरों के शोर से हटकर हम सिर्फ सच बताएंगे और जो भी खबर होगी ठोक के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा इस वक्त 7वें आसमान पर है। बंगाल से लेकर असम और केरल से लेकर तमिलनाडु तक हर गली नुक्कड़ पर बस एक ही सवाल है कि किसकी बनेगी सरकार। जब बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान है तो वहीं असम में 9 अप्रैल को और केरल में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजे 4 मई को आएंगे। मतदान से पहले नेताओं के दावे अपनी जगह है, रैलियों की भीड़ अपनी जगह, लेकिन जनता के मन में आखिर चल क्या रहा है? क्या सत्ता विरोधी लहर काम कर रही है या फिर पुराना भरोसा बरकरार है? इन्हीं सवालों का जवाब टटोलने के लिए हम लेकर आए हैं देश का सबसे बड़ा और सटीक ओपिनियन पोल। लाइव टाइम्स ने ये ओपिनियन पोल मेट्राइस के साथ मिलकर किया है। इसके आंकड़ों के आधार पर हम बताएंगे। सर्वे में आप हजारों लोगों से बात की गई है, हर सीट का गणित समझा गया है ताकि आप जान सके कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। तो कमर कस लीजिए क्योंकि अगले 1 घंटे में हम उन 4 राज्यों की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां सत्ता की चाबी के लिए घमासान मचा है। चलिए शुरू करते हैं। चुनावी सर्वे में, चुनावी ओपिनियन पोल में जनता का सबसे बड़ा फैसला, देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। तो 4 राज्यों की बात होगी। ये राज्य कौन कौन से हैं? असम है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है और चारों बेहद महत्वपूर्ण राज्य हैं। 8 से 8:30 बजे तक हम पश्चिम बंगाल को डिस्कस करेंगे और 8:30 से 9 हम बाकी के 3 राज्यों की बात करेंगे, जिसमें असम है, जिसमें केरल है, जिसमें तमिलनाडु है। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूं। मेरे साथ मेट्राइस के संस्थापक और कर्ता धर्ता मनोज कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ टीएमसी से एहतेशामुल हक साहब, माफ़ कीजिएगा, एहतेशामुल हक साहब जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में रत्नाकर त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद हफीज अंसारी नेता हैं एआईएमआईएम के, वो मेरे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र यादव मेरे साथ हैं। तो हम लगातार आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है पूरे देश के अंदर। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल 0-0-0-0। अभी जैसे जैसे हमारी बातचीत बढ़ेगी ये आंकड़ा खुलता जाएगा, हम इस आंकड़े के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मेट्राइस के मनोज कुमार सिंह जी के पास। मनोज जी, क्या आपका सैंपल साइज था? कब से कब तक आपने सर्वे किया है और 4 राज्यों में आपका विश्लेषण क्या कहता है? किस तरह का चुनाव हो रहा है वहां? दीपक जी, जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है तो उसमें 63,500 लोगों का हम लोगों ने लिया था। उसमें से जो मेल वोटर थे वो 29,845 लोग हैं, फीमेल है 21,560 और जो यंगेस्ट, जो सबसे पहली बार जुड़ने वाले वोटर थे वो 12,065 थे। तो ये इस हिसाब से हम लोगों ने लिया है और सारे चीजों को मैच किया है और लगभग लगभग हमने आधे से अधिक विधानसभा में ये सारे ओपिनियन अपने इकट्ठा किए हैं और काफी बच्चे लगाए थे। और पिछले 6 महीने से हम लोग उसके पूरे ओपिनियन को ट्रैक कर रहे थे, इलेक्शन ओपिनियन को लेकर कि किस तरह से बंगाल में परिवर्तन हो रहा है और किस तरह से बदलाव की धारा दिख रही है। दीपक जी, 2-3 चीजें हैं अभी बंगाल के बारे में। सच पूछा जाए तो एकदम कुछ कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। उसके पीछे का कारण है कि बंगाल में जब तक आप फर्स्ट पेज के इलेक्शन को नहीं देख लेंगे तब तक ये समझ पाना कि बंगाल के वोटर क्या और किस तरीके तरफ जा रहा है। चूंकि क्या, बंगाल में आज के डेट में भी इतने सख्ती के बावजूद भी मतदाता बहुत खुलकर बोलना नहीं चाह रहा और नहीं बोलने का पीछे कारण यही है कि जो 2021 में हुआ था कि बंगाल के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर जब वापस चले आए थे तो वहां के जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा उनको टीएमसी द्वारा पीटा गया था। तो ये एक भय आम जनता के बीच में पड़ी हुई है। तो ऐसे में अपने आप को मतदाता के अंदर
ये समझ पाना कि या बीजेपी को समझाना कि भाई किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है और चुनाव के बाद भी खड़ी रहेगी। जब तक ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी वहां के मतदाताओं के अंदर पूरी तरह से पैठ नहीं बना लेगी या उसको विश्वास नहीं दिला पाएगी, तब तक पूरी तरह से ये समीक्षा करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात है कि एसआईआर देश में जहां कहीं भी हुआ है, जिस स्टेट में, उस स्टेट की सरकार चली गई है। वो जाने के पीछे का कारण एक ही होता है कि रीजनल पार्टियों का जो बेस होता है वो लोकल उन बोगस वोट के ऊपर अपने आप को डिपेंड करते हैं, जो कई वर्षों तक जो डेड वोटर होते हैं, जो नहीं होते हैं, उनको ये पकड़ के रखते हैं और उस पर अपना वो पोल कराते हैं। तो बंगाल में भी इस बार एसआईआर हुआ है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्या कहेगा सख्ती के साथ एसआईआर पे वहां पे कर रहे हैं। जब उनके जुडिशियल अधिकारी को अरेस्ट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट रात को भी एक बड़ा डिसीजन दिया कि भाई आप इस तरह से मत कीजिए। तो बंगाल को समझने के लिए एक दो चीज नहीं, कई चीजों का उसमें समीक्षा हो सकता है। जैसे बंगाल में एक चीज को समझिए दीपक जी की 92 सीटें ऐसी है जहां पे 20,000 वोट की मार्जिन है। और जब एसआईआर का हम लोग वोटर का देख रहे हैं कि नया वोटर जो लिस्ट आया है उसमें कितने पुराने वोटर कटे हैं, तो जिस वोट अनुपात में जीता हुआ, मान लीजिए कि किसी विधानसभा में कोई विधायक 35,000 से जीता हुआ है, वहां पे 65,000 की वोट का एसआईआर में कटा है। तो आप ये समीक्षा लगा लीजिए कि ये कितने ऐसे बोगस वोटर वहां से हटाए गए हैं, और जब ये हटाए गए हैं तो किस तरीके के निर्णय आएंगे। आप आंकड़े में जब देखेंगे और उस पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, चौंकाने वाली भी बात में हम लोग आगे करेंगे। तो पहले एक बार आप उस सारे आंकड़े को धीरे से माने आप प्रेजेंट करें, तो फिर हम लोग मेहमानों के साथ डिस्कशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको बिल्कुल प्रेजेंट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल में टोटल 294 सीटें हैं। यहां पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्य मुकाबला टीएमसी और एनडीए के बीच है। एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी भी कई चुनाव से लगातार वहां पर अपना पोल परसेंटेज बढ़ा रही है, लेकिन ममता बनर्जी को हटाने में कामयाब नहीं हो पाई है। इसकी बात करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। लेफ्ट और कांग्रेस भी वहां पर हैं, लेकिन नगण्य स्थिति में, शून्य सांसद हैं, शून्य विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां वहां पर वेंटिलेटर पर हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को उखाड़ पाने में या उनको हटा पाने में कामयाब होगी? भूपेंद्र यादव जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी वर्करों का, लोगों का, वो है डर। डर इस बात का कि 2021 में जब चुनाव हुए थे और उसके बाद चुनाव खत्म हो गए थे, ममता बनर्जी जीत गई थी, 200 से ऊपर सीटें लेकर आई थी, तब जबरदस्त पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था और आपने अपने कार्यकर्ताओं का उस तरीके से साथ नहीं दिया। वो डर अभी भी है। क्या उस डर को हटा पाएगी बीजेपी? देखिए दीपक जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बंगाल की क्रांतिकारियों की भूमि है। उस भूमि पर हमारी ये जो आदरणीय ममता दीदी हैं, ये तुष्टीकरण और जो है ना गुंडागर्दी के बल पर जो है ना शासन सत्ता में आने का इनका हमेशा प्रयास रहता है। और अभी भी ये देख लीजिए, बंगाली सेंटिमेंट कार्ड खेलते हैं, बंगाली अस्मिता की बात करने लगते हैं। ये 5 साल जो है ना खूब लूट मचाते हैं और शोषण करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करके जो है ना वहां की सम्मानित जनता को जो है ना ये खूनी खेल खेल करके जो है ना बंगाल की धरती को लहूलुहान कराने का बार बार इनका प्रयास रहता है। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का और वहां की सम्मानित जनता, दीपक जी मैं बता दूं कि इस बार 2026 के चुनाव में ममता दीदी के तुष्टीकरण से जो है ना उब करके इस बार कमर कस चुकी है वहां की सम्मानित जनता। और इस बार जो है ना उनको मटिया मेट करके जो है ना जितना उनके द्वारा किया गया पापाचार है, वो सारी पापाचार को जो है ना वहां की सम्मानित जनता बंगाल की खाड़ी में ले जाकर के एकदम डाल देगी। मेरे भाई देख लीजिए, इनकी जब जब शासन सत्ता ये 5 साल पर जगती है और बंगाली अस्मिता की बात करती, ये कहती है कि बाहरी है। अरे मेरे भाई, पूरे देश में जो है ना खास करके जो है ना ये बंगाली अस्मिता की बात करके ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो इससे नहीं चलने वाला है। इस बार दीदी का जो है ना जाना तय हो गया है मेरे भाई दीपक जी। और इस बात के लिए वहां की सम्मानित जनता एकदम तैयार है कि तुष्टीकरण की राजनीति से उब करके वहां की सम्मानित जनता को मैं ये कहना चाहता हूं, वहां की जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो वोटर थे, इनके सब कट गए।
और जो वहां के रहने वाले जो है ना हमारे सम्मानित जनता है उनका वोट रहा है मेरे भाई। और ये बोकस वोट के बल पर जो है ना ममता दीदी वहां 20 सालों से वहां की शासन और सत्ता पर कुंडली मारकर ठीक है। बैठी हुई है। लेकिन इस बार सारी जनता समझ गई। 15 सालों से, और मैं 20 सालों आपको से नहीं, बताना भूपेंद्र चाहता यादव हूं, जी आंकड़ा दुरुस्त कर लीजिए। 15 सालों से है दीदी सत्ता में। सॉरी 15 सालों से, राइट सॉरी 15 दीपक सालों जी। से ये जो है ना कुंडली मारकर बैठी हुई है। तो मैं इस बात पर कहना चाहता हूं वहां जो है ना ममता दीदी के जितने जो फौज है बांग्लादेशी और रोहिंग्या कि यदि देश तुम्हारा है तो डर कैसा, देश तुम्हारा नहीं है तो घर कैसा। सिंपल सा नारा है मेरे भाई। डेमोग्राफी को हम लोग चेंज नहीं होने देंगे। ठीक है। अब देख लीजिए डीप स्टेट नहीं बनाने देंगे। ठीक है। वहां दीपक की जी। सम्मानित जनता एकदम बांग्लादेशियों को जो है ना वो तो जवाब दे करके ममता दीदी को इस बार जो है ना बाहर करने के फिराक में है। और भारतीय जनता पार्टी को शासन सत्ता में लाकर ठीक है भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव जी रुक जाइए, सीधे हक साहब के पास चलते हैं। हक साहब, क्या एसआईआर असर डालेगा? आप लोगों ने एसआईआर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। मनोज सिंह भी कह रहे हैं कि एसआईआर से जो वोट कटे हैं वो हार या जीत को तय कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, टीएमसी का नुकसान होगा एसआईआर से? दीपक जी, सबसे बड़ी बात है एसआईआर हो रहा है, ये ठीक बात है, इससे कोई आपत्ति नहीं है। 58 लाख लोगों का नाम बाद हुआ है, लेकिन एसआईआर में 58 लाख लोगों का नाम बाद हुआ है, उसके बावजूद भी समझ लिए कि ये लोगों ने बहुत सारे लोगों 62 लाख लोगों का नाम समझ लिया एडजुडिकेशन में रखा था, जो जाकर के बहुत जद्दोजहद लड़ाई लड़ने के बाद में आज हम समझते हैं कि हर एक लोगों का समझ लिया कि ये हो गया है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हमारे भूपेंद्र यादव जी जिस हिसाब से अभी एक बात सच सामने आ गई है कि ममता बनर्जी 20 साल, तो वो बात सही बोले हैं। आने वाले दिनों में हमारा कार्यकाल 5 साल फिर से पूरा होगा। हमारी ये इतनी योजनाएं हमने लोगों के लिए की है, मैं बता नहीं सकता हूँ। 94 योजनाएं प्रकल्पों जिसको बांग्ला में बोलते हैं, हम लोगों ने राज्य के लोगों के लिए 94 योजनाएं की हैं। खासकर हमारी लक्की भंडार जो 1500 रुपया लेकर के 1700 रुपया हर एक माताओं को मिलता है, तकरीबन 2 करोड़ ऊपर से ज्यादा महिलाओं को मिलता है। तो हम लोगों ने लोगों के प्रति हमारे आस्था है, विश्वास है कि जनता लोकतंत्र में जनार्दन होता है, जनता हमें वोट देगी और चौथी बार फुल मेजोरिटी के साथ मैं अपने ही रिकॉर्ड को बीट करेंगे और कम से कम 226 सीट ला करके 4 मई को फिर से हमारी नेत्री ममता बनर्जी चौथी बार चौका मार रहे हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में बाउंड्री मार रहे हैं हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी का कभी भी सपना साकार नहीं होगा। भूपेंद्र जी जितना भी बोल ले उसकी हमारे यहाँ अवेयर है जनता, यहाँ की जनता बहुत शिक्षित जनता है। यहाँ कभी भी भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, यहाँ पर किसी भी कीमत पर वो उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इसलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी बांग्ला विरोधी पार्टी वो बांग्ला जो बोलते हैं उनके अगेंस्ट में वो बात करते हैं। जहां जहां बांग्ला बोलने वाले उनको मारते हैं पीटते हैं, तो उनका सपना साकार दीपक जी कभी भी नहीं होगा। ये बंगाल जिस हिसाब से बोलता है व्हाट थिंक्स बंगाल टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये ऐसी बंगाल है। यहाँ कभी भी सांप्रदायिक पार्टी को यहाँ जगह किसी भी कीमत पर नहीं दे सकेगी। इसलिए यहाँ फिर से चौथी बार एक बार फिर से हम लोग ममता बनर्जी के फुल मेजोरिटी के साथ में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 मई हम लोग पूरे समझ लिए राज्य में हरा अबीर के साथ में फिर देखेंगे कि हम लोग पूरा राज्य हमारा हरा भरा रहेगा। नफीस क्या कहेंगे, कहां खड़े हैं AIMIM? क्योंकि जो डाटा मैं दिखाने वाला हूं थोड़ी देर में आप कुछ गिनती की सीटें पा पाएंगे तो क्या परिवर्तन कर पाएंगे? किस सहारे मुस्लिम वोट मांग रहे हैं आप? दीपक चौरसिया जी, पहली बात तो यह है कि हम पश्चिम बंगाल में स्कूल कॉलेज अस्पताल के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि मुर्शिदाबाद और मालदा में आर्सेनिक वाटर है, यानी पानी में जहर मिला हुआ 215 मिलीग्राम पर लीटर। लोग काफी परेशान हैं, रोजगार नहीं है तो पलायन हो रहा है। और बंगला बोलने की वजह से उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में हर जगह उनकी लिंचिंग की जा रही है। तो हमारा मुद्दा बहुत क्लियर है। लेकिन इस डिबेट में बीजेपी नेता ने कहा, बंगाली को उन्होंने अपमान किया, उन्होंने कहा कि SIR के माध्यम से बांग्लादेशी वोटर को काटा जा रहा है। अब इनको शायद मालूम नहीं है कि अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 70 लाख से ज्यादा वोटर को डिलीट किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बांग्लादेशी थे, उन्होंने कहा कि ज्यादातर मर चुके हैं, कुछ लोग शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ का डुप्लीकेट नाम मिला है और कुछ और का कुछ मसला है, शिफ्टेड है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी वोटर काटे गए हैं। 60 लाख नामों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर इस वक्त होल्ड किया गया है। अब वो इस इलेक्शन में वोट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इसी पर बुनियाद बनेगा। अगर वो 60 लाख लोग जिनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आया है, यानी उनका नाम मिसमैच है, मोहम्मद से मोहम्मद, मंडल से मंडल, सिर्फ इतना ही फर्क है,
और किसी के 6 से ज्यादा बच्चे इसीलिए आ गए हैं। तो अगर वो इस इलेक्शन में वोट दे पाएंगे तो फिर बीजेपी का तो कुछ होने वाला नहीं है। और अगर वो इस इलेक्शन में वोट नहीं दे पाए तो वो तो है तो भारतीय ही। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि बंगाल में बांग्लादेशी है या फिर उनके वोट काटे जा रहे हैं, तो वो बंगाल के रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी कहकर बंगाल का बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। हम एमआईएम पार्टी 12 बजे डिमांड कर रहे हैं कि जिन लोगों का भी दस्तावेज में कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये एसआईआर अगर आपको करनी थी तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहले से है, तो आपको इलेक्शन के बाद करना चाहिए था। किस बात की हड़बड़ाहट थी? क्योंकि टीएमसी ने हिंदुत्व पिच में इतनी खतरनाक बैटिंग की है कि बीजेपी खुद हिल गई है। मैं एमआईएम ठीक है, तो फिर भी मैं कहूंगा मैं नफीस आपको रोक रहा हूं, मैं नफीस आपको रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा आंकड़ा आ चुका है, अभी का सबसे बड़ा आंकड़ा आ चुका है। ये आंकड़ा क्या कहता है? अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो टोटल 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 130 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है, टीएमसी को 140 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है, और इसके अलावा जो अन्य हैं उसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं वो भी बता देता हूं। 8 से 16 सीटें जा रही हैं। यहां पर वोट परसेंटेज की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिलता दिखाई दे रहा है और टीएमसी को 43% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। ये वोट परसेंटेज है। तो इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल नेक और नेक पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस वक्त नजर आ रहा है। नेक टू नेक फाइट है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में से कोई भी आगे निकल सकता है और मनोज सिंह जी का प्रेडिक्शन है कि फेज 1 के बाद बात होगी। 8 से 16 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। नफीस, मैं आपके पास आऊंगा लेकिन सबसे पहले रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास जाना चाहता हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी पश्चिम बंगाल में अस्तित्व नहीं, कैसे चलेगा सर? बेचारे अलग अधीर दादा थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाकी पार्टी पश्चिम बंगाल में दिखाई भी नहीं दे रही है। मनोज सिंह बताएंगे भाई। हमने तो जब सांख्यिकी पढ़ी थी तो कहा गया था कि लार्जर द बेस मोर द स्टेबिलिटी। इनके आंकड़े बताते हैं पर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्होंने 214 लोगों पे सर्वे किया है। एक ही सांस में ये बताते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, तो उसी सांस में ये भी बताते हैं कि बड़ा टाइट पोजीशन है, कोई बताने को खुल कर नहीं तैयार है कि क्या होने वाला है, वहां किसको वोट देंगे। उसी के बाद तुरंत दूसरी सांस लेके ये बताते हैं कि टीएमसी ने वहां हिंसा की थी। तो इनका इंक्लिनेशन किधर है तो समझ में आ जाता है ना। क्योंकि मुझे जो याद आता है कि चुनाव के बाद दिनहाटा में उदयन गुहा थे टीएमसी के कैंडिडेट, जो उनको भाजपाइयों ने मारा था। शुभेंदु अधिकारी, उनके भाई शुभेंदु अधिकारी, शांतनु ठाकुर, सुब्रत ठाकुर, इन पे हिंसा के आरोप लगते रहते हैं। इन्होंने इसकी तो बात की नहीं। और सुनिए किस तरह से बीजेपी तैयारी करती है। 24 परगना में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और उनके भाई सुब्रत ठाकुर मटुआ हिंदू कार्ड बांट रहे थे। किस हैसियत से भगवान जानता है। 300 रुपया लेके बांटा जा रहा था। झगड़ा पैसे का हुआ। सुब्रत ठाकुर ने शांतनु ठाकुर पे आरोप लगा दिया कि अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सैकड़ों कंप्लेन हुई, ईसीआई ने संज्ञान ही नहीं लिया। अब मटुआ कार्ड क्यों बन रहे थे? ताकि ये बताया जा सके कि ये बांग्लादेशी नहीं है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि शांतनु ठाकुर किस हैसियत से ये बना रहे थे। अभी आपके भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि बांग्लादेशी। आप जरा चेक कर लीजिएगा, आपके पास तो बहुत बड़ी मशीनरी है दीपक भाई। 10 साल में ये 3500 नहीं बांग्लादेशी डिपोर्ट कर पाए हैं। 3500। और ये बात करते हैं ऐसा है वैसा है ऐसा है। अरे आप लाख कोशिश कर लीजिए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसे संस्थागत मत लीजिएगा, कि सुप्रीम कोर्ट भी इज क्रॉसिंग द लिमिट, बाउंड्री अपनी। सुप्रीम कोर्ट कहती है ईसीआई से कि कल सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दो। कैसे दे आप बताइए? अगर उन्होंने कंप्लीशन नहीं किया है, लाखों वोटरों का बाकी है। अभी 35 से 40% वोटरों का रिजेक्शन कर रही है ईसीआई, और उसके बाद आप बात करते हैं कि उसको कल दे दो रिपोर्ट, क्योंकि कल बन जाएगी हो जाएगी। और जितने लोग गए हैं जब उनका डिसाइड होगा और वो वोटर निकलेंगे तो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? बंगाल सरकार को बर्खास्त करेगी, चाहे जिसका भी आए, टीएमसी आए चाहे भाजपा आए? नहीं, ये प्रोएक्टिवनेस है। और ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, ये आपके चैनल के भी नहीं है, ये कांग्रेस की भी नहीं है। मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं और स्कॉलरशिप होल्डर रहा हूं, इसलिए ये मेरे विचार है। और जहां तक रही, हां, भाजपा पूरा हथकंडा कर रही है कि किसी तरह से वो वहां पे, अभी कोई बोल रहा था ना 4 मई वाली बात, पिछली बार भी तो कहा था ना मोदी जी ने, 4 मई टीएमसी गई,
टीएमसी जाने वाली नहीं है। कांग्रेस भले ही पीछे रह जाए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस फिलहाल तो नहीं जाती दिखाई दे रही है। ये बात मुझे स्वीकार ठीक करने है। में दीपक भाई का संकोच भी, क्योंकि आपको वो जमीन तृणमूल पे है ना। कांग्रेस नहीं जाती हुई इस दिखाई बार दे से रही है। विद्यासागर की 2% तोड़ के दी थी वोट शेयर पिछली का बार। अंतर है। रत्नाकर जी रुक जाइए, आपने विस्तार से अपने आपको नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है, बताइए भूपेंद्र यादव जी, नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है दीदी कांग्रेस को? देखिए, बात बात ऐसा है दीपक जी प्लीज आप अपने जगह पर बोलिएगा। बात ऐसा है दीपक जी, मैं बता दूं कि जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं, खास करके जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति और जो है ना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इस देश के अंदर में, उस पर जो है ना आरोप लगाना इनका जो है ना एकदम नैतिक कर्तव्य बना लिए हैं लोग। देश के अंदर में जितने भी देख लीजिए, अब इसी की बात करते। अरे मेरे भाई, जो व्यक्ति मृत हो गए, जो व्यक्ति प्लान कर गए, तो वैसे व्यक्ति क्या वोट करेंगे? पर इसमें क्या घुसपैठिए वोकस कहाँ है वोट भाई? से यही घुसपैठिए ममता तो है ही दीदी- नहीं। भूपेंद्र जी, आप लोग इतनी घुसपैठियों की बात करते हैं, एक घुसपैठिया वोटर बता दीजिए जिसका नाम कटा हो। एक रोहिंग्या अब बता सुनिए दीजिए जिसका दीपक नाम जी, कटा हो। दीपक जी, मेरा मिनिस्ट्री ऑफ होम ने एकदम सबको जो है ना लिस्टेड करके रखा है। बहुत जल्द जो है ना आपको सब सामने आ जाएगा। अरे सर, अब 11 रही- साल से ज्यादा हो गए आपकी सरकार की को, राजनीति बस सुनिए, रोहिंग्या घुसपैठिया ही करते रहते हैं आप दीपक चुनाव जी- के टाइम पे। दीपक अरे बताइए दीपक ना, जी, एसआईआर में कौन एक भी चुनाव के रोहिंग्या टाइम कटा? में- एसआईआर में एक भी बांग्लादेशी कटा? बताइए, आंकड़ा दीजिए। आपको अच्छा ये बताइए, मैं आपको कि जितने भी 60 लाख या 50 लाख चर्चा हो रही है वोट कटने का, इसमें से जरूर परसेंटेज है। हमारी जो है ना होम मिनिस्ट्री सब कुछ टारगेट कर रहा है, घर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ममता दीदी क्यों नहीं बॉर्डरिंग के लिए जमीन दे रही है, ये बताइए ना। अरे वो आखिर 60 क्यों? लाख नाम या- लॉजिकल या- डिस्क्रिपेंसी, क्या बोल रहे अरे हैं आप? मेरे भाई, आप यहाँ बैठकर अरे बंगाली को सुनो बांग्लादेशी मेरी बात। बोलेंगे तो नहीं बोलने देंगे, नहीं सुनेंगे। आप बंगाली को बांग्लादेशी नहीं बोल सकते आप। बंगाल बनाने वाले मैंने लोग कितना हम इज्जत से करेंगे। आपको बोला कि बंगाली को बांग्लादेशी मत बोलिए, पर आपको समझ में नहीं आ रहा बात। ओबीसी जी, अगर आपको ओबीसी आइडिया नहीं है तो फिर मत मटिया कहिए। मेट हो गए वो बिहार लॉजिकल से। डिस्क्रिपेंसी है, कहाँ उनके हो? नाम में दिक्कत है, वो बांग्लादेशी नहीं है। बंगाल के लोगों अगर आपको वोट टिकट है, आप उनको बांग्लादेशी बोलेंगे। नफीस रुक जाइए, बीच में मत आप बोलिए, आर्मी वैसे को भी मान आप रहे लोग हो। जूम पर जुड़े हुए आप हैं। BSF नफीस का रुक मान रहे जाइए। हो। भूपेंद्र यादव जी, ऐसा भूपेंद्र यादव जी है, कंक्लूड दीपक करिए। जी, रत्नाकर जी, मैं आ रहा हूं दीपक आपके जी। पास। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को संवैधानिक संस्थाएं पर बार बार आरोप लगाना एकदम, ये लोग जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया, जिसका कारण पूरे देश से मटिया मेट होते चले गए लोग। देखिए तो आप क्यों आर्मी पर आने वाले आरोप लगा समय रहे में हैं, सर? देख लीजिए। अरे मेरे भाई चुप रहो ना, तुम हो कहाँ? तो आप आर्मी पर क्यों आरोप लगा रहे हो? क्या है ओबीसी? आप आर्मी पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? बॉर्डर ओबीसी- सिक्योरिटी फोर्स किसके कंट्रोल में है? अरे बाबर अरे छोड़िए, देश बाबर पहले के बात जो है ना किताब है। मस्जिद बनाने बॉर्डर वाले लोग, बॉर्डर सिक्योरिटी क्या तुम फोर्स सब में करना चाहते अमित शाह हो? का इस कंट्रोल देश के है। अंदर में नहीं अगर घुसपैठिए चलेगा। आ रहे हैं तो कौन इसका जिम्मेदार है? नहीं किसको चलेगा। घुसपैठिए घुस रहे हैं आप? नफीस हमें बीच हमें में नहीं, मैं सीधे तुम हक लोग- साहब के पास चलूंगा। हक साहब, 140 से 160 सीटें हैं, मामला जो है घूम भी सकता है किसकी तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ, ये ओपिनियन पोल कह रहा है। 2% का अंतर है, अभी चुनाव जो है पीक पर नहीं पहुंचा है, फिर भी अंतर जो मात्र है वो वोट शेयर में 2% का है। क्या कहेंगे इस ओपिनियन पोल पे हक साहब? देखिए, ओपिनियन पोल जितनी भी होती है सही होती है दीपक जी। पिछले साल 2021 में हम लोग तकरीबन 9.80 का डिफेंस था। इतना आसान नहीं, हमने लोगों के लिए काम किया, आप सोच नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी हमारे करीब भी आना वो नहीं आ पाएंगी। 50 सीट भी उनको लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आपको 4 तारीख को अगर मैं आपके साथ डिबेट में बैठूंगा, जिस दिन ईवीएम की रिजल्ट निकलेंगी, तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि 50 सीट भी भारतीय जनता पार्टी लाने जा नहीं रही है, इसलिए कि इनके पास में कोई भी किस्म का इनके पास इशू नहीं है। हम लोगों ने खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए हमने काम किए। लक्ष्मी भंडार के रूप में, स्वास्थ्य साथी के रूप में हमने इतनी योजनाएं की हैं, इसलिए जनता यहाँ सेक्युलर पार्टी जो हमारी नेत्री भारतीय जनता पार्टी, देखिए घुसपैठिया सिर्फ बांग्लादेशी की या रोहिंग्या की बात करते हैं, हम लोग सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी हमारी ममता बनर्जी की सरकार है। यहाँ फिर से एक बार समझ लीजिए, चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है दीपक जी। और 4 मई को हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ कम से कम 226 सीट लेकर करके चौथी बार ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में
विराजमान करेंगे। ठीक है, तो ममता का ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल का के हिसाब से, बीजेपी का ऊपर जाते हुए, लेकिन क्या बीजेपी ममता को हरा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पश्चिम बंगाल में भी भगवा लहराएगा रत्नाकर पांडे जी? ओपिनियन पोल तो यही कह रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी, दीपक जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, माफ कीजिएगा। नहीं देखिए, आपने मुझसे पूछा तो मैं बस 10-20 सेकंड लेके आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं किस आधार पे बोल रहा हूं। जुलाई 2024 बीजेपी ने 6 बाई इलेक्शन सीट जीती, अरे टीएमसी ने, और मदारी हाट सीट जो बीजेपी की थी उसको हरा करके अपने पास ले ली। नवंबर 2024 टीएमसी ने फिर 4 बाई इलेक्शन की सीट जीती। उसके बाद अभी लेटेस्ट 9 महीने पहले 4 जून 2025 कालीगंज की सीट, वो भी टीएमसी ने जीती है। 2024 के बाद जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं 11, उनमें टीएमसी विजयी हुई है। तो इस आधार पर मैं कहता हूं, मनोज सिंह का ओपिनियन पोल हो, ईसीआई का काटना हो, जैसे वो कह रहे हैं ना, बंगाली लोगों को बांग्लादेशी कह रहे हैं जो बीजेपी के सज्जन हैं, तो आप उनको उस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। आपने बोला है, आपने बोला कि बांग्लादेशी हटाए जा रहे हैं, हमने नहीं बोला। दीपक चौरसिया जी के सारे व्यूअर्स ने सुना कि आपने बंगालीज को बांग्लादेशी बोला। भूपेंद्र जी, अब सम्मानित बोलने से नहीं फायदा है, आपने बांग्लादेशी बोला, सारे लोग ने सुना, सारे लोग ने सुना, सारे लोग ने सुना, सारे लोगों ने सुना कि आपने बंगाली को बांग्लादेशी। ठीक है, यहीं पे रुकेंगे रत्नाकर त्रिपाठी जी। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे असम की, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे तमिलनाडु की, और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे केरल की। इन 3 राज्यों की बात करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल क्या कहता है? पश्चिम बंगाल में कांटे का मुकाबला है, और कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो, दोनों बहुमत पा सकती हैं। हालांकि वोट शेयर में टीएमसी से बीजेपी 2% पीछे है। टीएमसी के 43% और भारतीय जनता पार्टी के 41% वोट इस ओपिनियन पोल के हिसाब से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद अन्य 3 राज्यों की बात करेंगे। और अब बात करते हैं असम के बारे में। असम की इस बार क्या सोच रही है? मैट्राइज ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती दिख रही हैं, ये हम आपको बताते हैं। असम में कुल 126 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को, क्योंकि उसका वहां पर अलायंस है। 92 से 102 सीटें, यानी बहुमत से बम्पर बहुमत उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को मात्र 22 से 32 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, और अदर्स के खाते में 4 से 7 सीट जाएंगी। अब बात करते हैं वोट शेयर की, तो बीजेपी और उसके गठबंधन को, यानी एनडीए को 46% वोट मिलेगा। कांग्रेस बहुत पीछे रहेगी, कांग्रेस को 36% वोट मिलेगा, और अदर्स के खाते में 18% वोट जाता दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं जनता की नज़र में सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन सा है। तो हिमंत विश्व शर्मा 57% वोट के साथ सबसे लोकप्रिय चेहरा है। सर्बानंद सोनोवाल 12% वोट के साथ बने हुए हैं इस रेस में, 5 साल वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गौरव गोगोई 21% वोट के साथ बने हुए हैं सेकेंड चॉइस। और किन किन मुद्दों को असम के वोटर्स वैल्यू दे रहे हैं, इसको भी आइए समझ लेते हैं। बेरोजगारी को 19%, विकास को 16%, पीएम फेस को 26%, सीएम फेस को 10%, और सरकार का काम, क्योंकि 5 साल हिमंत विश्व शर्मा की सरकार रही है, तो हिमंत विश्व शर्मा की सरकार ने जो काम किया है उसको भी 14% वोट मिल रहे हैं। उधर असम में बीजेपी की सरकार आती दिखाई दे रही है। बीजेपी को 92 से 102 सीटों का अनुमान है, कांग्रेस को 22 से 32 सीटों का। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, रिपीट करने की इसको ज़रूरत नहीं है। और वोट शेयर का अंतर, बीजेपी को और कांग्रेस गठबंधन को जो वोट शेयर मिल रहा है उसमें 10% का अंतर है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। हम तमाम मेहमानों के पास चलेंगे, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे जिनके साथ हम बात करेंगे। ठीक है, तो मनोज कुमार डायरेक्टर मेट्राइज के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र यादव बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रमोहन शर्मा,
चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। सीधे चंद्रमोहन जी के पास चलता हूं। चंद्रमोहन जी बताइए, असम जहां पर आपको 10 साल के बाद सरकार में आना था, लेकिन 10 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं और वहां पर एक बार फिर से बीजेपी की हैट्रिक लगती हुई दिखाई दे रही है। क्या कमजोरी रह गई असम में ग्राउंड पर? दीपक जी, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अभी तो ये स्टार्टिंग का वो सरकार का झोला है जो सरकार अपने फेवर में बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं असम भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है। क्योंकि असम में आज जिस करप्शन और जिस परिवारवाद और जिस भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर असम की सरकार भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, वो आज उसी के अंदर लिप्त पाई है और उसी के कारण वो इस ओपिनियन पोल को अपना मुद्दा बनाकर साबित करना चाहती है। जिस सूबे का मुख्यमंत्री करप्शन में इन्वॉल्व हो रहा हो, जिस सूबे का मुख्यमंत्री अपने सूबे के अंदर रह के एक वर्ग के साथ लगातार अपमानित शब्द इस्तेमाल करता और उसकी मिसिज के 3-3 पासपोर्ट मिले और वो भी इस्लामिक कंट्री के अंदर, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की बौखलाहट है जो साफ झलकती है और ये दिखाती है कि असम की जनता पूरी तरह से उनको उखाड़ फेंकने के मूड में, जिसके कारण बीजेपी एक बहरूप सा बनाकर ओपिनियन पोल में दिखाना चाहती है। तो आपको ये ओपिनियन पोल ठीक नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल गलत साबित होंगे असम के लिए ओपिनियन पोल। भूपेश यादव जी, 100% गलत साबित होंगे। गलत साबित होंगे ओपिनियन पोल, ये कांग्रेस का दावा है। अनम्यूट कर लीजिए। उनका वैसे ही सब कुछ दीपक जी, अनम्यूट है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की असम में सरकार थी और असम में सरकार रहेगी। वहां की सम्मानित जनता विकास और शांति और लॉ एंड ऑर्डर के तरफ चुनाव करती है मेरे भाई। वहां की जनता समझदार है। अब रही बात, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके, ये जो कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि हम किसी तरह कैंट आ जाए, लेकिन इनकी मंशा पर पानी फिर जाएगी। वहां की सम्मानित जनता इनको मटिया मेट कर चुकी है। ये पूरे देश से जो है ना प्रवासी पक्षी की तरह गायब हो चुके हैं। ये किसी कीमत पर हम नहीं समझते हैं कि जो है ना ये 2026 के चुनाव 5 स्टेट में जो इलेक्शन हो रहा है, कहीं भी सरवाइव नहीं है। जमानत नहीं बचा पा रहे हैं कांग्रेस के लोग। ये लोग क्या बात करेंगे? देश की पूरे सम्मानित जनता इस बात को समझ गई है कि विकास बनाम तुष्टीकरण, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करें। इस देश के जो है ना 70% आबादी भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ खड़ी है मेरे भाई। दीपक जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद जब से आए हैं, हमारी प्रगति, विकास, हमारे लोगों का शांति, चैन, ये हमारा प्राथमिकता है। राष्ट्र हित हमारी प्राथमिकता है। हमारे राष्ट्र निर्माण कैसे हो, ये हमारी प्राथमिकता है। ये लोग जो है ना देश को, डेमोग्राफी को चेंज करने के फिराक में थे, जिसके कारण है कि सभी जगह से जो है ना, देख लीजिए इंडी गठबंधन का पूरे का पूरे मटियामेट हो गया। कहां चले गए ये लोग? ये लोग 95 इलेक्शन हार गए कांग्रेस के। रे भाई, ये क्या बात करते? राहुल गांधी जी को, ये इनको बदलना होगा। हम नहीं समझते हैं कि नहीं बदलेंगे तो ये कभी सरवाइव करेंगे। और ये जो है ना असम चुनाव की बात करते, असम नहीं, ये 5 स्टेट में चुनाव हार रहे हैं मेरे भाई। ये लोग देख लीजिए, वामपंथी और जो है ना कांग्रेस से जो है दिल्ली के अंदर में वो जो है ना दोस्ताना ये नहीं करते, लेकिन जब ये जैसे जो है ना केरल में चले जाते हैं, जैसे ये बंगाल की धरती पर चले जाते हैं, तो वहां एक राग इनका अपना जो है ना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण है कि देश की सम्मानित जनता, 140 करोड़ सम्मानित जनता की जो है ना नीति और नियत को समझ गई, जिसका कारण है कि पूरे देश से इंडी गठबंधन के जितने भी सहकर्मी हैं, जितने जैसे ममता दीदी से लेकर के केरल तक चले जाइए, ये लोग मटियामेट होते जा रहे हैं। अब देख लीजिएगा, ये 5 स्टेट की चुनाव भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करती है इस देश की जनता, और वोट के जो है ना दे करके हम लोगों को हाथ को मजबूत करेगी। और पूरा असम के अंदर में विश्वेश्वरैया जी के जो है ना मतलब सत्ता को मजबूत करके पूरा उनको मुख्यमंत्री बनाने का, अरे नाम तो सही बोल दीजिए भूपेन जी। हिमंत विश्व शर्मा है वो। चंद्रमोहन जी, मैंने बताया तो है इनका। दीपक जी, ये म्यूट हो चुके हैं। इनको असम की जनता भगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसीलिए 3-3 पासपोर्ट बनाए गए हैं ताकि बंटी और बबली टाइम से भग जाएंगे।
क्योंकि उनको पता है कि अगर असम का मुख्यमंत्री अगर गोगोई साहब बनते हैं तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की इंक्वायरियां होंगी, उनके ऊपर उन बयानबाजों की इंक्वायरियां होंगी जो उन्होंने ध्रुवीकरण के लिए किया था। मेरे मित्र बोल रहे थे नीति और नीयत, अरे नीति तो आपने बनाई कहाँ? जो आपने एक गांव को गोद लेने की कही थी, वो तो आज गांव के अंदर लाइनें लगी और गांव के अंदर फसल नहीं है। और नियत आपकी देश के लिए ठीक है ही नहीं, क्योंकि आप अपने देश के 140 करोड़ जनमानस के एक वर्ग की राजनीति हिंदुस्तान में करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री उसी वर्ग के लोगों के साथ मस्जिद के अंदर वो टोपी पहनकर वहां खड़े हो जाते हैं। तो दोनों ही चीजें आपकी विरोधाभास चली गई। तो आज इन 5 स्टेट के इलेक्शन, आने वाले इन इलेक्शनों पर मद्देनजर रख के देश की जनता आपसे प्रश्न पूछ रही है कि 12 साल में उसके हाथ में क्या मिला? जुमला, कटोरा और महंगाई। परिवारवाद के नाम से आप ही की आपकी पार्टी के अंदर बढ़ता परिवारवाद, ठीक है, और भ्रष्टाचार के नाम से जो आपने कांग्रेस के नाम पे लगाया था, वो आप ही के मुख्यमंत्री उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तभी 52,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट जो है वो अमेरिकन की कंपनियों में मिल रहा है। ये जवाब आपसे पूछ रहे हैं जनता। ठीक है भूपेंद्र यादव जी, आज तो बड़े गंभीर आरोप लगाए पवन खेड़ा ने आज कहा है कि एक से अधिक पासपोर्ट है हिमंत विश्व शर्मा और उनके परिवार के, और उनके भ्रष्टाचार की जांच कराने की भी बात कही है, और एक पूरी चार्जशीट हिमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन के अंदर उतारी है। बात ऐसा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं मेरे भाई, क्योंकि देश की जनता एकदम पूरी तरह से इनको नकार दिया। अब रही बात इनका जांच की, तो क्या विश्व शर्मा जी का जो है ना, क्या पूर्व का जांच नहीं चल रहा है? क्या चल रहा है? किसी को हमारी, देखिए हमारे यहाँ कि संघत से गुण होत है, संघत से गुण जात। दीपक जी, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कोई भी इनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग जब आ जाते हैं कि नहीं, तो अपने आप में संयमित और सुधार करके देश की जनता और प्रदेश की जनता के उत्थान के बारे में सोचते हैं। इनके तरह जो है ना रिसोर्स को लूट नहीं करने देते हम लोग। ये लोग रिसोर्स के लुटेरे लोग हैं। देश को 55 साल में ये लोग कहां ढकेल करके ले गए, यही कांग्रेस के लोग। आज पूरे देश से ही जो है ना गायब हो गए। ये कहां है? 3 में है कि 13 में है? पंजाब में इलेक्शन हार गए। अब किस परिस्थिति में है? राहुल गांधी जी क्या झूठ बोलेंगे? वो तो कहते हैं जहां जाते हैं खटाखट खटाखट खटाखट। अरे मेरे भाई, आप सिर्फ खटाखट कहते हो। हम लोग वहां की सम्मानित जनता को, देश की सम्मानित जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा से लेकर के सारी सुविधाएं से लैस करती है हमारी भारत सरकार। हमारे जब से 2014 के बाद से दीपक जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस देश पर आगमन हुआ, अब देख लीजिए दिन दोगुना चार चौगुना जो है ना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 20 स्टेटों में जो है ना हमारी शासन और सत्ता इसी देश की सम्मानित जनता ने देने का काम किया। दीपक जी, हमारा मिशन है राष्ट्र, और राष्ट्र को कैसे निर्माण करें और देश को कैसे जो है ना विकासशील देश से विकसित देश बनाए, ये हमारी मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर जो है ना जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम करती है, जिसका कारण है कि कांग्रेस मटिया मेट होगी। ठीक है, और हमारा चलते हैं अगले राज्य की तरफ। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी है, यहां पर भी डीएमके का गठबंधन एक तरफ है, दूसरी तरफ एआईएडीएमके है। इसके अलावा थेलापति विजय भी यहां पर एक थर्ड फोर्स के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसीलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। मेट्राइज ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती दिख रही हैं, ये हम आपको बताते हैं। तमिलनाडु में कुल सीटें हैं 234। डीएमके को 102 से 115 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को यानी एआईएडीएमके और बीजेपी और बाकी छोटे दलों को 107 से 120 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। टीवीके यानी थेलापति विजय जो सुपरस्टार है वहां के, उन्होंने जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है उसको 5 से 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं अदर्स के खाते में 1 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिलेंगे। नंबर 1 पे जो है डीएमके रहेगी, जिसको 38% वोट का अनुमान है। नहीं, माफ कीजिएगा, नंबर 1 पे एनडीए है जिसको 40% वोट का अनुमान है। डीएमके को 38% वोट का अनुमान है। वहीं थेलापति विजय की जो पार्टी है टीवीके, उसको भी अच्छा वोट चंक मिल रहा है, लगभग 16% का। और अदर्स के खाते में 6% सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। सीएम के तौर पे सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम कौन से हैं, तो वो है एम के स्टालिन 34%, के पलनीस्वामी 27%, के अन्नामलाई 9% और थेलापति विजय इनको 20% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं।
बेरोजगारी को 23% लोग मुद्दा मानते हैं, भ्रष्टाचार को 10%, पीएम फेस को 24%, सीएम फेस को 14% और सरकार के काम को 10% लोग सरकार के कामकाज को 10% जो लोग हैं वो चुनाव का मुद्दा मानते हैं। तो मैंने आपको बताया यहां पर भी एनडीए और डीएमके के बीच कांटे की टक्कर है। एनडीए और डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन, उधर डीएमके कांग्रेस पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों के साथ वहां पर मिलकर चुनाव लड़ रही है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी अलायंस चाहते थे कि थेलापति विजय से उनका किसी तरह से कॉम्बिनेशन बन जाए, लेकिन वो बन नहीं पाया। साउथ की जो दूसरी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है वो कौन सी है? वो है केरल। यहाँ पर कुल सीटें 140 हैं। एलडीएफ को 62 से 68 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यूडीएफ को 67 से 73 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, एनडीए यानी बीजेपी को 5 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर देखिए, और एलडीएफ को जो है 39% वोट का अनुमान है, यूडीएफ को 42%, यानी कांग्रेस गठबंधन को बढ़ा हुआ वोट तो मिल रहा है लेकिन सीटों में कन्वर्ट होता हुआ कम से कम यहां नहीं दिखाई दे रहा है। 39%, 42%, एनडीए को 15%, अदर्स को 4%। और केरल के ओपिनियन पोल में सीएम के पद पर कौन लोकप्रिय है? तो पिनराई विजयन जो 2 बार से वहां पर मुख्यमंत्री हैं, 36% लोग इनको पसंद करते हैं। वीडी सतीशन 16% लोग इनको पसंद करते हैं। केसी वेणुगोपाल 18% लोग इनको पसंद करते हैं। शशि थरूर 13% लोग इनको पसंद करते हैं। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर वोट पड़ रहा है केरल में? बेरोजगारी 26%, भ्रष्टाचार 12%, पीएम फेस 18%, सीएम फेस 14%, सरकार का काम 7%। तो दोनों दक्षिण के राज्यों में टच एंड गो वाली सिचुएशन है, यानी किसी ने टच किया और कोई दूसरा चुनाव जीत गया, ये संभावना भी बनती है। सीधे चलते हैं, राजनील मुखर्जी नेता सीपीआई के मेरे साथ है। मैंने कहा लेफ्ट के गठबंधन की सत्ता है और देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर लेफ्ट पार्टियों का आपस में लेफ्ट पार्टियों की इकलौती सरकार चल रही है। केरल इकलौता ऐसा राज्य है जहां लेफ्ट पार्टियों की सरकार है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी विधानसभा चुनाव में पिछली बार भी कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन लेफ्ट पूरे देश में बचेगी कि नहीं बचेगी, इसका दारोमदार पूरी तरह से अभी केरल पर है। सीधे चलता हूं, राजनील मुखर्जी नेता सीपीआई के मेरे साथ हैं, भूपेंद्र यादव बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता मेरे साथ हैं। राजनील जी, क्या फिर से पिनराई विजयन जो है सरकार बनाने जा रहे हैं? क्योंकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि वोट परसेंटेज तो यूडीएफ को ज्यादा मिल रहा है, लेकिन सीटें लगभग बराबर ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। आपका क्या आकलन है केरल को लेकर, क्योंकि इकलौती सरकार है अब लेफ्ट पार्टियों की केरल में? देखिए, ये इकलौती सरकार होने से भी हम लोग ये बोल सकते हैं, डंके की जोर पे बोल सकते हैं कि पिनराई विजयन का सरकार होगा, एलडीएफ का सरकार होगा और बहुत क्लीन स्वीप से केरला हम लोग जीतेंगे। ये कोई बात ही नहीं है कि हम लोग हारेंगे। वोट परसेंटेज क्या होगा, सीट कितना मिलेगा, वो तो बाद में हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग ने केरल में जो किया है वो सभी ने देखा है, हर एक जनता ने देखा है, सबको पता है। तो हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग मतलब बहुत क्लीन स्वीप से जीतेंगे। ये कोई बात ही नहीं है। केरला के साथ कोई कंपैरिजन भी नहीं होता है। केरला का जो मॉडल है वो मॉडल रहेगा और केरला में लेफ्ट का क्षमता आएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, लेफ्ट की सरकार आएगी तो क्या कांग्रेस दूसरी बार सरकार बनाने से रह जाएगी चंद्रमोहन शर्मा जी? क्योंकि लेफ्ट कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, और वैसे दिल्ली में दोस्ती और केरला में बेवफाई, ये कब तक चलेगा जनाब? देखिए दीपक जी, क्या होता है कि कई जगह पर स्टेट लेवल के मुद्दे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके अंदर विपक्ष को उस तरह का सेंटर बना के इलेक्शन लड़ना पड़ता है और सेंटर के मुद्दे के ऊपर एक राजनीति के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाना पड़ता है। और ये हर पार्टियों में ये हम भी करते हैं और हम सत्तारूढ़ पार्टी भी अक्सर करती है, वो ओपिनियन नहीं है। लेकिन 5 इलेक्शनों के अंदर जो आप केरल की बात कर रहे हो, उन 5 इलेक्शन में जो शोर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता मचा रहे हैं, उनका पूरा फोकस 2 स्टेट के ऊपर, और 3 पे तो वो बिल्कुल पिन बटा सन्नाटा
ना के बराबर जीरो की कगार पे खड़े हैं, मतलब बिल्कुल उनकी वोट प्रतिशत नहीं आएगी। और वो साउथ के अंदर उन तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी के अंदर अब घूम फिर के जिस ओपिनियन पे वो जाते हैं वो 2 पे जब आप उसकी चर्चा करोगे। असम का मैंने आपको बता ही दिया है किस वोट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि उससे वोट पड़ेगा। आज अगर वो वोट मांगने के हक से होती तो उनके पास वो मुद्दे होते, लेकिन आज भी 13 साल गुजर जाने के बाद सेंटर के अंदर सरकार जो देश की जनता ने दी, आज देश के प्रधानमंत्री के पास अपने कहे हुए मुद्दे नहीं है। उनको आज भी नेहरू जी याद आते हैं, इंदिरा जी याद आती है या कांग्रेस याद आती है। ये सबसे बड़ी नाकामी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की समझ गई है। और अगर 33 मिनट से 40 मिनट की डिबेट अगर हो और भारतीय जनता पार्टी के नाकामियों को गिनाने के लिए अगर विपक्ष के नेता नाकामियां गिनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सुलझे से सुलझा हुआ नेता भी कभी भी अपनी उपलब्धियां नहीं गिनवा पाता। वो सिर्फ नेहरू, इंदिरा और राजीव जी पे पहुंच जाता है। ये देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और इसमें साउथ पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, क्योंकि वो एजुकेशन बेल्ट है। वो किसी भी तरह से इनके झांसे में नहीं आएंगे और वो किसी भी तरह के जो ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम की भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एक हथियार है, वो वहां पर मुंह की खाएगा और उसके अंदर उनको बिल्कुल हार मिलेगी। उसके अंदर जो भी सरकार बनने जा रही है वो कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी। भूपेंद्र यादव जी, सबसे बड़ी बात केरल को लेकर है। मैं तमिलनाडु में तो मानता हूं कि तमिलनाडु में आपका अलायंस, जिसमें आप एक बहुत ही छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं AIADMK के साथ, बहुत कम सीटें आप वहां पर लड़ रहे हैं, लेकिन केरल में भी जितनी मेहनत आपने की आपको डबल डिजिट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 10 से ज्यादा सीटें मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही केरल में। अनम्यूट कर दीजिए। दीपक जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि केरल के अंदर में आप पिछले जो नगर परिषद, आवाज आ रही, कट गया क्या? नहीं, आ रही है। आ रही। देखिए, केरल में जो है ना, मतलब लोकल बॉडी के चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है ना एकदम स्थान वहां लाई थी, कई एक सीट हम जीते थे। इसलिए केरल पर मेरा पूरा फोकस है भारतीय जनता पार्टी की। केरल के अंदर में मैं आपको बता दूं कि हमारा विकास ही मुद्दा है, वहां की जनता बदलाव चाहती है। केरल में कांग्रेस और वामपंथी की लड़ाई असली नहीं, राजनीतिक नाटक है मेरे भाई दीपक जी। जहां देश की जनता जो है ना विकास की बात कर रही है, वहां पर केरल जो है ना आपस में विवादों में उलझे हुए हैं ये लोग। तो ये लोग केरल की सम्मानित जनता को बहुत दिनों से लेफ्ट की पार्टियों ने मिल करके वहां शोषण किया और वहां की सम्मानित जनता को डेवलपमेंट से कोसों दूर छोड़े हुए हैं, जिसका कारण है कि वहां की सम्मानित जनता इस बार जो है ना भारतीय जनता पार्टी को सुशासन की सरकार, अरे मेरे भाई पूरे देश से गायब हो गए। अरे भाई आप बीच में क्यों तो हिंदू मुस्लिम अरे आप ऐसे करते 20 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी के क्षमता में नहीं आ पाओगे। कभी भी आ नहीं पाओगे। हम बोल दे रहे, बार बोल दे रहे, लिख लो। बीच में बोलो ना मेरे भाई, आप लिख लो मेरे भाई, आप लिख इनको लो। चुप कराइए। मुखर्जी जी, राजनील मैं आपको मौका दूंगा। भूपेंद्र जी को अपनी बात कंक्लूड करने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। अगर आप एक दूसरे पर बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी। चुकी है। अरे बीजेपी का कोई नेता भी नहीं आ पाएगा केरल दीपक में। जी जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। ये जो है ना थेथरोलॉजी में आगे है, जिसका कारण ये लोग पूरे स्टेट से हार गए। इनका पूरे देश में शासन चलता था। आप जिस समय ब्रह्मांड में तैर रहे होंगे, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि किसका प्रवक्ता मैं नहीं जानता, लेकिन उस समय आप ब्रह्मांड में तैरते होंगे और आप जो है ना देश की बात करते। कांग्रेस के पूरे देश पर शासन था, आज कहां चले गए? 20 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के बिहार देश की सम्मानित जनता मान करके इनकी विकास की नीति, हमारा राष्ट्रवाद है, हमारा राष्ट्र के उत्थान कैसे हो, इसकी चिंता हम लोग करते हैं। अरे भाई आप क्या बात करते हैं? ठीक है, केरल में आपने मेहनत की है, वोट परसेंटेज आपका बड़ा है, लेकिन सीटों में कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा ओपिनियन पोल के हिसाब से। भूपेंद्र यादव जी रुक जाइए। राजनील क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की केरल की कैंपेन पर? भूपेंद्र जी रुक जाइए। सरकार होगी? अरे कभी नहीं दीपक जी, इनको थोड़ा मना करिए, थोड़ा संस्कार सिखाइए, बीच में बोलना। जी मैं राजनील से बोल रहा हूँ। राजनील जी आपको काउंटर करना है भूपेंद्र यादव को। अच्छा बोलिए जी। नहीं मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। इनका दावा है कि वो तो जीत रहे हैं, वहां सरकार बना रहे हैं। लेफ्ट ने जो है वो केरल को विकास से दूर रखा है,
ये भी आरोप लगा रहे हैं। उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आप बोलिए जनाब, आप बोलिए, हम सुनते हैं, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए राजनील जी, आपका वक्त है। मैंने आपसे सवाल पूछा, विकास से कोसों दूर रखा है, ये आरोप लगाया उन्होंने केरल को। आपने कहां पर विकास नहीं हुआ है? आप थोड़ा दिखाइए, तो आप थोड़ा दिखाइए। आप तो मीडिया है, आपके आंखों से तो हर एक जनता देखता है, हर एक जनता देखता है। आप पहले दिखाइए, आप पहले दिखाइए जो बोलते हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूं, जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आप एक काम कीजिए। आपका राजनील जी, आपकी आवाज कट रही है। अफसोस वक्त मेरे पास इतना ही है। चंद्रमोहन जी आपका, भूपेन जी आपका और राजनील जी आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन 5 राज्यों की कवरेज आप 24/7 लाइव टाइम्स पर देखते हैं। 4 मई को इसके जो नतीजे आएंगे, उसके सबसे तेज नतीजे लेकर हम आपके सामने आएंगे लाइव टाइम्स पर। खबर ठोक के में आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।